नमस्कार मित्रों। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि भारत की सेना चीन और अमेरिका के मुकाबले कितनी कमज़ोर है। और उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो कारगिल का युद्ध था वो अमेरिका जीत गया, भारत हार गया, पाकिस्तान भी हार गया। और उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, तो वो जो मैंने एक्सप्लेन किया मैं शॉर्ट में रिपीट करूंगा। फिर उस पे जो क्वेश्चन आया वो, तो जो कारगिल का युद्ध है, वो जो कारगिल का युद्ध किस तरह से अमेरिका जीत गया और भारत पाकिस्तान दोनों हार गए, वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब इसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि जो कारगिल का युद्ध हुआ उसमें बिल्कुल ठंड का टाइम था। इतनी ठंड कि वहां पे कोई आदमी रह ही नहीं सकता, मतलब बहुत खर्च आएगा, रह तो सकता है पर बहुत खर्च आएगा। इसलिए ये पिछले 20-25 साल से एक तरह का प्रोटोकॉल था कि दोनों सेनाएं, भारत की और पाकिस्तान की, वो अपने सैनिकों को नीचे उतार लेंगे क्योंकि वहां पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर के अंदर घुसकर जो भारत के चेक पोस्ट थे पर्वत की ऊंचाई पे, एकदम ऊंचाई पे, वहां पे उसने बंकर बनाने शुरू किए। अब इसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि अमेरिका हेल्प्ड मुशर्रफ टू बिल्ड बंकर्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो इसमें लोगों ने पूछा कि भाई अमेरिका ने मदद की, इसका क्या सबूत है? तो इसमें ऐसा है कि उस हाइट पे जो बंकर बनते हैं तो वहां पे सामान ले जाने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर चाहिए। जो ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर है वो इतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकते, और खास करके इतनी ठंड में, इतनी भयंकर ठंड में ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर है वो नहीं जा सकता। हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर होते हैं वो दुनिया में सिर्फ 4-5 देश ही बनाते हैं। एक तो अमेरिका और अमेरिका के साथी देश जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, और रशिया और चाइना। बस इतने ही देशों के पास ये हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर बनाने की टेक्नोलॉजी है। और वो हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे। और ये जो इतने भी कॉम्प्लेक्स वेपन्स है या कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट जो होते हैं, उसमें हर कुछ एक राउंड के बाद, जैसे हेलीकॉप्टर मान लो 1000 मील चला, तो अब कुछ स्पेयर पार्ट चेंज करने पड़ेंगे। और ये जो सरकारें होती है अमेरिका की और जो कंपनियां होती है लॉकहीड वगैरह, वो उतने ही स्पेयर पार्ट देती है कि जितने उससे उसका 1-2 महीने का गुजारा निकल सके। मतलब जब भी कोई बड़ी विदेशी सत्ता है, अमेरिका या रशिया या चाइना, या वो जब किसी और देश को हथियार देती है तो वो 1 हफ्ते का ऑक्सीजन का सप्लाई देती है, ताकि 1 हफ्ते बाद दोबारा उस देश को भीख मांगने आना पड़े, ताकि उससे कम से कम कंट्रोल में रखा जा सके। हो सकता है पैसा उतना ही ले जितना पहले लेना है। इसमें मुद्दा पैसे का कम और कंट्रोल का ज्यादा होता है कि भाई उसको, अमेरिका को पाकिस्तान पे कंट्रोल रखना है। इसलिए जब अब वो बंकर इतने सारे बनाने थे, इतनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद वहां पे पहुंचाना था, इतनी बड़ी मात्रा में सैनिक वहां पे पहुंचाने थे, उनका खाना पीना राशन पहुंचाना था, दवाइयां पहुंचानी थी, ताकि वो वहां पे बंकर में कम से कम साल तक लड़ सके, इतना प्रोविजन उनको करना था। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर को इतने सारे ट्रिप लगाने पड़ते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर एक ही ट्रिप में, एक साथ में इतने सारा सामान ले जाएगा। और फिर एक नहीं थी, बहुत सारे पर्वतों पे उन्होंने बंकर बनाए थे। तो इतने सारे, जब हेलीकॉप्टर टू एंड फ्रो घूमेगा तो उनके स्पेयर पार्ट खत्म हो जाएंगे। तो जब वो स्पेयर पार्ट का ऑर्डर रखेगा तो तुरंत अमेरिका की सेना को भनक लग जाएगी, अमेरिका की सरकार को, कि भाई इतने सारे स्पेयर पार्ट ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये तो हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर है, ये तो बहुत कम यूज होता है। तो जो ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम है उसी से अंदाज आ जाएगा अमेरिका की सरकार को कि भाई यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर का बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है, यानी कुछ बड़ा काम, ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। फिर कुछ एक चीजें होती है, जैसे कि उस हाइट पे जो जूते इस्तेमाल होते हैं, वो जूते भी दुनिया में सिर्फ 4-5 देश ही बनाते हैं। तो जैसे ही कोई कंट्री इस तरह के जूते का 10,000 जूते चाहिए, 20,000 जूते चाहिए, ऑर्डर प्लेस करेगा, वहीं जो सरकारें हैं उनको भनक लग जाएगी। और ये सारे कंट्रोल गुड्स होते हैं, यानी जो जूते बनाने वाली कंपनी है वो अपने सरकार की परमिशन के बिना, बेल्जियम में भी इस तरह के जूते बनते हैं, पर वो सारे नेटो कंट्री है, वो सारा एक नेटो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है, यानी अमेरिका के अंडर में। वो कंपनियां इतने बड़े पैमाने पे गुड्स यदि पाकिस्तान को बेचने हैं तो वो अमेरिका, अपने देश की और अमेरिका नेटो की परमिशन के बिना बेचेगी भी नहीं। ये सारे मिलिट्री इक्विपमेंट माने जाते हैं
ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जाके इस तरह के 50,000 जूते जाए और खरीद के आ जाए, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट मिलिट्री के लिए यूज होते हैं। तो जो कंपनियां इसको बनाती है उनको पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसने किसने इक्विपमेंट किसको बेचे ये सारा हिसाब उनको रखना पड़ता है, खरीदने वाला कौन था, खरीदने वाला का पूरा आइडेंटिफिकेशन उनको वेरीफाई करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो पाकिस्तान की सेना ने बड़े पैमाने पे हेलीकॉप्टर यूज किया, हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट मंगाए, सारे साधन सामग्री मंगाई, उससे अमेरिका को पता चली जाएगा कि पाकिस्तान एक बड़ी तैयारी कर रहा है। दूसरा, सैटेलाइट सुपरविजन, जो एक पूरा बर्फीला इलाका है जिसके ऊपर कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा बर्फ है, चिड़िया भी नहीं घूम रही क्योंकि इतनी ठंड है कि वहां पे शायद ही कुछ घूम सके। और ऐसे में एक हेलीकॉप्टर जाता है तो वो हीट सिग्नेचर छोड़ता है और स्मोक सिग्नेचर छोड़ता है। धुआं मेटालिक ऑब्जेक्ट है, धुआं है और हीट है, तो हीट सिग्नेचर, स्मोक सिग्नेचर और मेटालिक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो सैटेलाइट तुरंत पकड़ लेगा। खास करके यदि 10-15 हेलीकॉप्टर इस तरह से 100-200 ट्रिप लगाते हैं तो सैटेलाइट उसको पकड़ ही लेगा उसको, और उसकी इमेजिनरी एनालिसिस में यदि ह्यूमन ना देखे तो भी जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करते हैं वो तुरंत दिखा देंगे कि भाई इस एरिया में बड़े पैमाने पर फ्लाइंग एक्टिविटी हो रही है। और वो इमेजरी सॉफ्टवेयर इंडिया के पास भी था। इंडिया में भी जो इसरो है उसको स्टैंडिंग ऑर्डर था कि कारगिल एरिया की उसको वॉच करनी है, पर 1998 में ऐसा कहा जाता है कि ब्रिजेश मिश्रा की वजह से ये हुआ। शायद वाजपेयी ने डायरेक्ट ऑर्डर ना दिया हो, इसरो है वो वाजपेयी के अंडर में आता है, पर वाजपेयी ने ऐसा न किया हो, ब्रिजेश मिश्रा ने किया होगा या किसी ने किया, किसी टॉप लेवल ऑफिसर ने इसरो को ऑर्डर दिया कि खर्चा कम करो, और खर्चा कम करना है इसलिए ये प्रोजेक्ट कैंसिल करो, ये प्रोजेक्ट कैंसिल करो, और इसमें ये सैटेलाइट सुपरविजन का प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दिया। यानी इसरो का जो डिपार्टमेंट, इसरो का जो सेक्शन था जो कि कारगिल एरिया के ऊपर सैटेलाइट इमेज लेता था और उस सैटेलाइट इमेज को प्रोसेस करके रिपोर्ट बनाता था, उस सेक्शन ने 5-6 महीने काम करना ही बंद कर दिया। और ये ब्रिजेश मिश्रा का भी काम हो सकता है, वाजपेयी का नहीं होगा। वाजपेयी था वो मतलब डरपोक आदमी था, पियक्कड़ था, लेकिन वो देशद्रोही मैं नहीं कहूंगा उसे कि वो जानबूझ के इस तरह से सैटेलाइट सुपरविजन बंद करा दे। पर वाजपेयी का ये भी था कि उसका सुपरविजन भी बिल्कुल ठीक नहीं था, वो दारू पी के पड़ा रहता था। ये आप किसी भी पूना के किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से, कोई वयोवृद्ध कार्यकर्ता से 50-60 की उम्र से, पूना या ग्वालियर या दिल्ली, इन 3 से पूछना आप कि भाई वाजपेयी को की आदतें क्या थी, तो वो कहेगा कि उसको रोज शाम को मीट खा के दारू पी के सो जाने की आदत है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे मीट कंजम्पशन और दारू का कंजम्पशन भी उसका बढ़ता गया, और उसको कविता लिखने के सिवा किसी चीज में उसकी दिलचस्पी नहीं होती थी। तो इस तरह से इसरो का जो सैटेलाइट सुपरविजन बंद हो गया वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो अमेरिका का जो सैटेलाइट सुपरविजन है वो भी बता देगा कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे बड़े पैमाने पे आदमी घुसा रहा है, हथियार घुसा रहा है। चाइना का सैटेलाइट सुपरविजन सिस्टम भी बता देगा, रशिया का सैटेलाइट सुपरविजन भी बता देगा। यानी कि रशिया के जो जनरल थे, उनके जो इंटेलिजेंस यूनिट थी, उसको भी पता लग गया होगा कि बड़े पैमाने के पाकिस्तान है वो सैनिक घुसा रहा है, माल सामान घुसा रहा है, लेकिन रशिया के इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत के आर्मी को या डिफेंस मिनिस्टर को किस तरह की खबर नहीं दी। क्योंकि अंत में रशिया भी चाहेगा कि यदि बड़े पैमाने, यदि पाकिस्तान हमला करता है भारत पे तो अच्छा है, इससे पाकिस्तान की इंडिया पे डिपेंडेंस बढ़ेगी। तो अमेरिका ने कैसे एक्टिव हेल्प की पाकिस्तान की कि उसने ये सारे हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट दिए जो कि इस ऊंचाई पे काम आते हैं, और उसने, और रशिया और चाइना ने और अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान की पैसिव हेल्प की कि उन्होंने सैटेलाइट इमेज को नजरअंदाज कर दिया। और हमारे अंदर भी गद्दारों की पहुंच कितनी ऊपर तक है कि कारगिल एरिया पे जो इसरो का सैटेलाइट सुपरविजन होता था वो 5-6 महीने के लिए बंद करवा दिया। अब मैंने एक और बात कही थी कि जब युद्ध कहा हुआ तो हमारे सैनिक बड़ी संख्या में क्यों मरे, क्योंकि पर्वत की चोटी के ऊपर दुश्मन था, यानी उसको एडवांटेज ऑफ हाइट मिलता है। यानी हमारा तोप का गोला, हम 10 गोले फेंकेंगे तो मुश्किल से 1 गोला पहुंचेगा, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बंकर के पास पहुंचेगा। और दुश्मन है वो ऊपर से एक गोली फेंकता है तो वो गोली सीधी जाके निशाने पे लगेगी, एडवांटेज ऑफ हाइट। तो
हमें हमारे सैनिकों को कहना पड़ा कि जाओ तुम पर्वत चढ़ो और जाके दुश्मन को मारो। अब वो क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हमारे पास लेसर गाइडेड बम और लेसर गाइडेड मिसाइल नहीं थे, और लेसर गाइडेड बम होता तो हमें एक भी सैनिक पर्वत की चोटी पर नहीं भेजना पड़ता। कैसे? लेसर गाइडेड बम क्या होता है कि प्लेन है वो यदि बंकर पे बम फेंकने जाता है तो जो ऑर्डिनरी बॉम्ब होते हैं जो कि हमारे प्लेन के पास उस समय थे, वो सीधा निशाने पे नहीं गिरेंगे, इसलिए प्लेन को बहुत ही लो हाइट पे फ्लाई करना पड़ेगा। और लो हाइट पे फ्लाई करेगा तो जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उनके पास थे, एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट वगैरह, वो उसको आसानी से पकड़ के तोड़ देंगे। और हमारा जो लेफ्टिनेंट कालिया की मृत्यु हुई, कैप्टन कालिया की, मैं भूल गया उसका टाइटल, जो वो प्लेन में थे, और उनकी मृत्यु इसीलिए हुई क्योंकि वो बहुत ही कम ऊंचाई पे उड़ रहे थे, और उनको बहुत ही कम ऊंचाई पे इसलिए उड़ना पड़ा क्योंकि यदि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होते और बम फेंकते तो बम निशाने पे नहीं लगता, इसलिए निशाना ठीक मिले, इसलिए उनको कम हाइट पे उड़ना पड़ा और इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अब जो यदि लेसर गाइडेड बम क्या होता है कि वो 15 प्लेन है, वो 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है और वो लेसर गाइडेड बम फेंकता है, और सैटेलाइट है वो जो टारगेट है उस पे एक लेसर से डॉट बनाता है, उस पे जो टारगेट है जहां पे बम को गिरना है उस पे वो लेसर बीम फेंकता है, तो जो बॉम्ब है वो उस लेसर बीम को पकड़ लेता है। उस लेसर बीम की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि बम को पता है और सैटेलाइट को पता है और किसी को पता नहीं है, और वो जो टारगेट है उसको भी नहीं पता चलता कि मेरे पे लेसर बीम फेंका गया, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट पे फेंका गया है, और इतने बड़े बंकर में या तो इतनी जगह में वो पॉइंट कहां पर है वो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि लेसर बीम में वो स्प्रेड आउट नहीं होती है। तो बम उस लेसर बीम को को गाइड मान के सीधा वहीं पे गिरेगा जहां पे वो लेसर बम है, और जहां पे वो लेसर बीम है। तो जो लेसर बीम है उस पे गिरता है, इसलिए उसको लेसर गाइडेड बम कहते हैं। और उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि यदि 15 किलोमीटर के ऊपर से फेंका जाए तो वो सिर्फ 2-3 मीटर, किलोमीटर नहीं, 2-3 मीटर इर्द गिर्द गिरता है, और वो गिरेगा तो वो पूरा बंकर को उड़ा देगा। मतलब ऐसे एक नहीं तो 2 या 3 बम गिरेंगे तो बंकर और उसमें जितने भी 20-25 आदमी हैं सबके सब मारे जाएंगे। तो सवाल आता है कि हमने अपने सैनिकों को क्यों बोला कि भाई पर्वत चढ़ो इतनी ठंड में, और जबकि दुश्मन ऊपर से गोलाबारी कर रहा है, और लेसर गाइडेड बम पहले ही दिन हमने क्यों नहीं फेंक दिए? क्यों हमने लेफ्टिनेंट कालिया को बोला कि भाई हाइट इतनी कम हाइट पे उड़ो? जरूरत क्या थी? 15-20 किलोमीटर की हाइट पे उड़ते और वहां से बम फेंकते। और यदि लेसर गाइडेड मिसाइल होता तो प्लेन को, मान लो ये यहां पे शूट करना है, तो जो प्लेन है, प्लेन को इतनी हाइट पे भी आने की जरूरत नहीं, वो हाइट पे आएगा और साइड में 25-30 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे रहेगा, वो मिसाइल फेंकेगा। तो मिसाइल है वो पहले 25 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेगा और उसके बाद वो बम की तरह नीचे गिरेगा। तो उससे जो प्लेन है वो 100% सेफ रहता है, वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की रेंज से बिल्कुल बाहर रहता है। वो लेसर गाइडेड मिसाइल फेंकेगा, मिसाइल 25 किलोमीटर ऊपर की हाइट पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाएगा और फिर बम के बंकर के ऊपर गिरेगा। तो आप गूगल करना लेसर गाइडेड बम, लेसर गाइडेड मिसाइल, तो वो लेसर गाइडेड मिसाइल और बम होते तो हमें क्या जरूरत थी इतने सारे सैनिकों को पर्वत पे चढ़ने को बोलने की? हमारे कुछ 800 सैनिक मर गए, शायद ज्यादा, 800 तो ऑफिशियल आंकड़ा है। उसमें हुआ क्या था कि जितने सैनिक मरे, सेना को, दुनिया की हर एक सेना ऐसा करती है और करना भी चाहिए, इसमें कोई किया है तो गलत नहीं की थी। उनको कहा जाता है कि भाई जो मृत्यु है वो अलग हेडिंग में डाल दो, बोलेंगे कि ये एक्सीडेंट में मर गया। जैसे कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बोल दिया कि 400 जवान उसमें मर गए। आप गूगल करना ट्रेन एक्सीडेंट में, मतलब, और वो उसमें जो सैनिक के परिवार होते हैं उनको पूरा पूरा मुआवजा दिया जाता है, उनको पूरा पूरा कंपनसेशन दिया जाता है, साथ में उनके पास साइन करवाए जाते हैं कि आप इस मुद्दे पे प्रेस में और अदालत में कुछ नहीं बोलोगे, और बोलोगे तो उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, और फिर फैमिली वाले बोलते भी नहीं है इसलिए। पर बहुत सारे सैनिक जो कि कारगिल में मरे थे उनको दूसरे हेडिंग में डाल दिया कि ये तो ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए थे। आप गूगल करोगे तो एक मिलेगा कि उसी कारगिल के दौरान एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आर्मी के अनुसार 400 जवान उस ट्रेन एक्सीडेंट में मरे थे। और वो क्यों ऐसा करा? क्योंकि कारगिल में उनको ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, ये दिखाना था। वो जो दुनिया की हर एक मिलिट्री झूठ बोलती है और उसमें मैं बुरा भी नहीं मानूंगा और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसको हम आरोप बनाए,
पर हमारे 800 ऑफिशियली मेरे सैकड़ों के हिसाब से घायल हुए, 2000 शायद 4000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, और वो इसलिए घायल हुए क्योंकि उनको पर्वत पे चढ़ने को बोला गया और पर्वत से दुश्मन गोलाबारी कर रहा था। अब हमारे पास लेसर गाइडेड बम हुए तो क्यों हमें इतने सारे बोफोर्स के तोप के गोले फेंकने पड़े, एक के बाद, यहां तक कि हमारा बोफोर्स के तोप के गोले खत्म होने की नौबत पे थे, सिर्फ 3 महीने का सप्लाई बचा था। यदि 3 महीने में युद्ध खत्म नहीं होता तो हमारे बोफोर्स के तोप के गोले खत्म हो जाते। स्वीडन ने हमें बोफोर्स के तोप के गोले भेजना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि बोफोर्स के तोप के गोले नहीं भेजने, साउथ अफ्रीका में नहीं भेजने, फाइनली इजराइल ने भेजे हमको। तो ये बात कि हमें सैनिकों को पर्वत पे जाने को बोलना पड़ा, वो खुद अपने आप में एक सबूत है कि हमारे पास उस समय लेसर गाइडेड बम नहीं थे। आप लेसर गाइडेड बम इंडिया पे गूगल करो, आपको विकिपीडिया और बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जो बताएंगे कि युद्ध के आखिरी, युद्ध खत्म हुआ उससे 15 दिन पहले हमने लेसर गाइडेड बम और मिसाइल तो आए नहीं थे, लेसर गाइडेड बम इस्तेमाल करना शुरू किया। और जैसे ही लेसर गाइडेड बम इस्तेमाल करना शुरू किया, पाकिस्तान के इतने सारे सैनिक मरने लगे कि नवाज मुशर्रफ को अमेरिका जाना पड़ा पाकिस्तान से अमेरिका से मदद मांगने के लिए। और तब क्लिंटन ने बोला कि हमें भारत को सबक सिखाना था, हमने सबक सिखा दिया, अब युद्ध खत्म करो। तो मुशर्रफ ने कहा कि मुशर्रफ नहीं, नवाज शरीफ उस समय के प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा कि हम यदि युद्ध खत्म करेंगे तो भारत के सैनिक हमको मार देंगे। तो क्योंकि यदि जिसमें सैनिकों को वापस आने को बोला जाए तो वापस आने के लिए उन्हें पर्वत से नीचे उतरना पड़ेगा, तो भारत के सैनिक उन्हें मार सकते हैं। तो क्लिंटन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सीज फायर अनाउंस करो 2 दिन के लिए, 48 घंटे के लिए। और उन्होंने वाजपेयी को रात को 2 बजे फोन किया, और वो रात को 2 बजे फोन करके क्लिंटन ने वाजपेयी को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि तुम सीज फायर अनाउंस करो। और उसके बाद वाजपेयी ने जॉर्ज फर्नांडिस को फोन किया, फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलिट्री के जनरल को फोन किया। सुबह 6 बजे, रात को 2 बजे क्लिंटन ने वाजपेयी को ऑर्डर दिया, और सुबह 6 बजे जनरल ने 48 घंटे के लिए सीज फायर अनाउंस किया। और सीज फायर अनाउंस किया, उसके बाद पाकिस्तान के सैनिक वापस पाकिस्तान में भाग गए। यानी जिन सैनिकों ने आके हमारे 800-1000 सैनिकों को मार डाला, 1000, 2000, 5000 को घायल किया, हम उन्हें मार भी नहीं सके, हमें उन्हें वापस जाने का अवसर देना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि लेसर गाइडेड बम हमारे पास फ्रांस ने दिए थे उस समय, अमेरिका ने नहीं दिए, लेकिन फ्रांस ने अमेरिका के कहने पे दिए थे। फ्रांस अमेरिका की परमिशन के बिना क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि फ्रांस एक नेटो कंट्री है, और नेटो कंट्री के सारे वेपन डील है वो नेटो अप्रूव करता है, उसके बाद ही होस्ट कंट्री कर सकता है। और फ्रांस ने हमको सिर्फ उतने ही लेसर गाइडेड बम दिए, कुछ 10-15 जितने ही दिए थे, यानी वो लेसर गाइडेड बम खत्म हो जाते तो उसके बाद फिर से वहीं हम बिगिनिंग पे आ जाते। उसके बाद अमेरिका है वो पाकिस्तान की मदद बढ़ा देता, और फिर ये हमें लेसर गाइडेड बम नहीं मिलते तो हमें युद्ध हारना पड़ता। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस ने जो लेसर गाइडेड बम दिए थे उसमें जो लेसर डॉट है वो फ्रांस का सैटेलाइट बनाता था, यानी वो भारत के प्लेन पे माउंट होते थे, क्योंकि हमें दिखाना नहीं था कि हमने फ्रांस के एयरफोर्स की मदद ली, इसलिए वो भारत के प्लेन पे माउंट होते थे, भारत का प्लेन जाके उसको फेंकता था, लेकिन वो फ्रांस का सैटेलाइट था जो कि लेसर डॉट बनाता था, यानी फ्रांस का हमें सहयोग नहीं मिलता। तो जो फ्रांस ने 10-15 लेसर गाइडेड बम दिए थे वो भी रद्दी के बराबर थे। तो इससे आपके जो 2 सवाल है कि भाई क्या सबूत है कि अमेरिका ने मदद की थी कश्मीर और पाकिस्तान को बंकर बनाने में, तो वो जो हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर है वो उसके स्पेयर पार्ट यदि अमेरिका पाकिस्तान को नहीं पहुंचाता तो पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने पे सैनिकों को गोला बारूद, उनका खाना पीना, उनकी दवाइयां वहां पे उनका जमावा नहीं कर पाता। और बंकर बनाने के लिए जो खुदाई करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारे इक्विपमेंट पहुंचाने का काम है वो पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद के बिना नहीं कर पाता। दूसरा, अमेरिका ने पैसिव हेल्प की कि इतने सारे सैटेलाइट घूम रहे थे, पाकिस्तान इतना इक्विपमेंट खरीद रहा था, वो अमेरिका को भी पता था और रशिया को भी पता चल गया होगा, लेकिन दोनों में से किसी देश ने भारत को इन्फॉर्म नहीं किया। और दूसरे देशों की हम क्या गलतियां निकाले, हमारे देश ने सैटेलाइट सुपरविजन बंद कर दिया। हमारे देश ने, यानी प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के अंदर कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे, वो ब्रिजेश मिश्रा जैसे हो सकते हैं जिसने ये हेलीकॉप्टर का डील किया है। जो इटालियन हेलीकॉप्टर है उसके पीछे ये जो हेलीकॉप्टर आया इटालियन के लिए, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर,
वो एनडीए की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और वो ब्रिजेश मिश्रा के कहने पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, फिर उसका एग्जीक्यूशन किया यूपीए गवर्नमेंट ने। ब्रिजेश मिश्रा है वो, उसके बारे में आप गूगल करो तो काफ़ी कुछ मिलेगा कि राहुल गांधी पकड़ा गए थे कोकेन के साथ और $1 लाख के साथ बोस्टन के एयरपोर्ट पे। तो ब्रिजेश मिश्रा ने वाजपेयी पे दबाव डाला था कि राहुल गांधी को बचाओ, और फिर वाजपेयी ने इसको अमेरिकन एम्बेसडर्स को बोला था कि राहुल गांधी को बचाओ, और फिर अमेरिका ने बदले में कोई बहुत बड़े 2-4 बड़े काम करवा लिए होंगे, कोई फोकट में तो होता नहीं, इतना बड़ा बकरा हाथ में आया है तो जाने दो, पर बदले में 2-4 कंपनियों को लाइसेंस दिलाना है या तो 2-4 कानून पास कराने, वो करा लो। तो इस तरह और वाजपेयी को करना पड़ा, और वो फिर एक अलग कहानी हो जाएगी वाजपेयी को क्यों करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पिछले 40-50 साल से शासन में थी और उनके कांग्रेस के पास बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के कच्चे चिट्ठे हैं कि किसने क्या क्या गुल खिलाए थे। जब वो मिनिस्टर थे, स्टेट लेवल पे सीएम थे, तब उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किए, वो सारी फाइलों की जेरोक्स कॉपी कांग्रेस के पास है। तो यदि कांग्रेस कोई बड़ा काम करने को बोलती है 1-2, तो वो क्यों वाजपेयी को करने पड़ेंगे, वरना कांग्रेस के पास जितने भी बीजेपी के मिनिस्टरों के, सांसदों के भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठे हैं, वो सारी जेरोक्स कॉपी कांग्रेस है वो अखबार में छपवा देती। तो ये हो सकता है कि ब्रिजेश मिश्रा ने सैटेलाइट सुपरविजन बंद करा दिया कारगिल का, और उसकी वजह से सैनिक घुस गया, और एंड में लेसर गाइडेड बम हमारे पास नहीं थे, आखिर 15 दिन में ही आए। और उसका 2 प्रूफ मैं दूंगा कि एक तो हमारे इतने सारे सैनिकों को हमें पर्वत पे चढ़ने का आदेश देना पड़ा, वो अपने आप में बताता कि हमारे पास लेसर गाइडेड बम थे। फिर मैंने एक लाइन लिखी है कि व्हेन कारगिल वॉर स्टार्टेड वी आस्क्ड रशिया, फ्रांस, यूएस एंड सेवरल कंट्री टू सेल अस लेसर गाइडेड बम बट नन सोल्ड अस टिल लास्ट मोमेंट। कि मतलब कि हमने रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देशों को बोला कि भाई हमें लेसर गाइडेड बम दो, लेकिन 4 महीने 5 महीने तक किसी कंट्री ने हमको लेसर गाइडेड बम नहीं दिए। कुछ लोगों ने इसका सबूत मांगा, भाई सबूत यही है कि हम लेसर गाइडेड बम मांगेंगे नहीं, हम अपने सैनिकों को मरने देंगे, 100 मरे, 200 मरे, 500 मरे, 800 मरे, और हम मरने देंगे, और हम लेसर गाइडेड बम मांगेंगे ही नहीं रशिया से। रशिया से तो हम सबसे पहले मांगेंगे, और यदि रशिया ने हमको दूसरे दिन दे दिए होते या हफ्ते में दे दिए होते तो क्या हमारे 800 सैनिक मरते? हमने रशिया से मांगे और रशिया ने नहीं दिए। भाई कोई भी इस तरह की चीजें वो पब्लिकली नहीं मांगी जाती, डिफेंस डील है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। तो आप क्या मतलब कहोगे कि भाई मुझे स्टैम्प पेपर की जेरोक्स दिखाओ कि रशिया क्या वो वाजपेयी वो स्टैम्प पेपर पे 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के अमेरिका रशिया को बोलेगा कि भाई हमें लेसर गाइडेड बम दो, और रशिया 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जवाब भेजेगा और वो स्टैम्प पेपर की कॉपी स्कैन करके अपने वेबसाइट पे डालेंगे? इस तरह से नहीं होता। जो कंट्री मांगता है वो भी पब्लिकली नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इज्जत की पड़ी होती है। मान लो वाजपेयी ने पब्लिकली मांगा होता और रशिया ने पब्लिकली नहीं दिया होता तो वाजपेयी की पूरे भारत में नाक कट जाती और रशिया भी पूरे दुनिया में एक्सपोज हो जाता कि भाई ये दोस्ती है, वो तो मतलब की दोस्ती है, वो तो मतलब की होती है हमेशा। तो मांगना भी सीक्रेटली पड़ता है क्योंकि ना कहने की संभावना होती है, और मना करते हैं तो भी सीक्रेटली करते हैं क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी पोल नहीं खोलना चाहते। लेकिन लेसर गाइडेड बम रशिया का नहीं आया अंत तक, वो अपने आप में बताता है कि रशिया ने लेसर गाइडेड बम नहीं दिया। और नहीं दिया उसकी भी यही वजह थी कि रशिया है वो काफी हद तक अमेरिका के दबाव में किस तरह से है कि यदि अमेरिका चेचनिया के आतंकवादियों को बड़े पैमाने पे मदद करे तो रशिया में 2-3 हजार लोग एक हफ्ते में फूंक जाएंगे। वहां पे पुतिन हो या कोई भी हो उसको रेजिग्नेशन देने की नौबत आ जाएगी। मतलब रशिया, अमेरिका का रूस के अंदर इतना पेनिट्रेशन हो गया है, जो अलग अलग आतंकवादी संगठन है रूस के अंदर, उसको अमेरिका मरने नहीं देता, इतनी मदद नहीं करता कि वो बड़े पैमाने पे ऑपरेशन कर सके, पर इतनी मदद करता है कि वो खत्म ना हो जाए पूरी तरह, उनको जिंदा रखता है, उनको ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जिस पे अमेरिका कहे कि इसमें आपको नहीं करना है तो रशिया उसकी बात मान लेता है। जैसे कि इराक को रशिया ने मदद नहीं की, यहां तक कि इराक ने बहुत पहले रशिया ने SS-1 नाम के मिसाइल बेचे थे, तो कुछ एक मिसाइल खराब हो गए थे, उसके लिए स्पेयर पार्ट चाहिए थे, तो वो स्पेयर पार्ट भी रशिया ने इराक को नहीं दिए और एंड में इराक युद्ध हार गया।
और इसी तरह से लीबिया को भी रशिया ने हथियार नहीं दिए। लीबिया ने पास्ट में रशिया से बहुत सारे हथियार खरीदे थे, एक क्लाइंट स्टेट बोल सकते हो, और रशिया का वो क्लाइंट स्टेट था, तो भी रशिया ने हथियार लीबिया को नहीं दिए। लीबिया पूरा खत्म हो गया। और उसका मेन रीजन यही है दो, कि एक तो अमेरिका के दबाव में है, अमेरिका चेचनिया और बहुत सारे आतंकवादियों को मदद कर सकता है जिससे रूस को नुकसान जा सकता है, और दूसरा कि जब भी कोई बड़े पैमाने की लूट होती है इराक की या तो लीबिया की, तो रशिया है और अमेरिका है वो रूस को 5-10% हिस्सा दे देता है उस लूट का। इसलिए रूस खुद सोचता है कि भाई मुझे 10% लीबिया तो मिलने ही वाला है, 5% इराक तो मिलने ही वाला है, मैं क्यों उसको बचाने जाऊं। तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से सौदा कर लेता है। और कारगिल में भी वही हुआ कि रूस भारत को खत्म नहीं होने देगा, पर जो पोखरान 2 किया वो रूस को अच्छा नहीं लगा था। रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत है वो एक चीन जितनी या अमेरिका जितनी या रूस जितनी बड़ी एटॉमिक पावर हो जाए। कारगिल का वॉर अमेरिका ने कराया क्यों? क्योंकि हमने पोखरान 2 किया और अमेरिका एक सबक सिखाना चाहता था। और 2-3 और भी रीजन थे, वो छोटे रीजन थे, जैसे कि वाजपेयी की सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया, अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी को, पर वो एक माइनर रीजन था, उसके लिए पोखरान वॉर की नौबत नहीं आती। पर साथ साथ एक और काम करवा लो कि ये भी कि भाई चलो वॉर में हम तुम्हें लेसर गाइडेड बम भेजेंगे, बफर्स के तोले भेजेंगे, लेकिन जब शांति हो जाए तो तुम इंश्योरेंस का बिल पास करोगे, 1, 2, 3 एग्रीमेंट पे साइन करोगे, फ्यूचर में कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। ये सारी शर्तें अमेरिका को मनवानी थी। इसलिए क्या था, और रशिया खुद भी चाहता था कि दोबारा भारत कभी परमाणु ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट न करे। इसलिए कारगिल के मुद्दे पे रशिया ने क्यों आखिर तक हमारी मदद नहीं की, उसकी यही वजह था कि रशिया भी नहीं चाहता कि भारत एक बहुत बड़ी परमाणु शक्ति बने। तो अंत में हमें खुद ही अपना रास्ता ढूंढना है, और वो रास्ता ढूंढने के लिए मैंने जो दूसरे वीडियो टेप है कि कैसे हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत हो सकता है, किस तरह के कानून पास करने से, उसके लिए मेरे अलग अलग वीडियो है। धन्यवाद।